तो आज हम बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट थर्ड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि 2 सेट हम पहले डिस्कस कर चुके थे, बट आज हम सेट नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिल्कुल सही। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी, जिन्हें कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह कहे जाते हैं, वह 1946 से लेकर के 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे और भारत के जो स्वाधीनता हुआ उसमें उनका बहुत अग्रणी योगदान भी रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के सीमांत भूमि का जोत का आकार क्या है। तो देखते हैं कि जो कृषि गणना हुई थी 2015-16 के चरण फर्स्ट में, उसमें 5 श्रेणी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहला है कि सीमांत जोत, दूसरा लघु जोत, तीसरा अर्ध मध्यम जोत, चौथा मध्यम जोत और पांचवा बृहद जोत। तो सीमांत जो होते हैं 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, ठीक है। 1 से 2 जो है यह क्या कहलाएंगे, लघु जोत के अंदर आएंगे, ठीक है। 2 से 4 जो है अर्ध मध्यम जोत और 4 से जो 10 आते हैं वह मध्यम जोत और 10 हेक्टेयर या उससे अधिक बृहद जोत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 2 का क्या होगा, डी नंबर। 1946 में यानी 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें क्या है कि टोटल 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि कौन सा विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया। तो श्रम मंत्री जैसा कि जगजीवन राम को सौंपा गया। रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर थे वह बलदेव सिंह थे। और अगर कानून मंत्री की बात करते हैं तो कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। वित्त मंत्री लियाकत अली, ठीक है। और उसमें ही आपको रेलवे मिनिस्टर पूछा जाए तो आसफ अली, स्वास्थ्य विभाग का गजनफर अली खान, ठीक है। संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार। तो इस तरह से 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। नेक्स्ट है संघीय सूची। तो जैसा कि भारत के संविधान का जो 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूची का वर्णन मिलता है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो 96 से जो 100 विषय हो गया है संघीय सूची में, उसमें संचार है, रक्षा है, परमाणु ऊर्जा है, विदेशिक मामले, युद्ध शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाकतार, ठीक है, वायु सेवा, वायु बंदरगाह, ये जो मुद्रा है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, संघ सूची में। जबकि कृषि जो है वह कृषि, पुलिस, ठीक है, ये सब आते हैं राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा दिखता नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि जो चंद्र है, शुक्र है, मंगल है, ये सब क्या है, देख सकते हैं। बट जो राहु है उसे नवग्रह की भी स्थान दिया गया है, वह नहीं देख सकते। किस पठार पर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन जो मेरिटाइम टाइम है उसको दोनों आपस में कट करती है। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ठीक है। और भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो दोनों आपस में कहाँ कट करते हैं, तो बघेलखंड में, ठीक है। और ये जो बघेलखंड का क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो सूरजपुर जिले में भैंसा मुंडा स्थान पर दोनों आपस में कट करते हैं। नेक्स्ट है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है। तो यह मेवाड़ के जो भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं और यह 1921-22 में भील विद्रोह का नेतृत्व भी किए थे। नेक्स्ट है कि बिहार का जो नेशनल हाईवेज है वो सबसे बड़ा लंबा कौन है, तो NH-31। और भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वह NH-44 जो 3745 किलोमीटर उत्तर में श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ है, तो गया में। झारखंड बनाने के लिए बिहार का किस वर्ष विभाजित किया गया, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुए। और उस समय बिहार के पास टोटल 56 डिस्ट्रिक्ट थे, बट 38 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में रहे और इधर जो है 18 जिला के साथ झारखंड अलग हो गया। अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जबकि झारखंड जिस समय आज़ाद हुई थी, जिस समय अलग हुए थे, उस समय उनके फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे बाबूलाल मरांडी थे।
नेक्स्ट है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था, तो 1999 में, क्योंकि 15 नवंबर जो 2000 था उसके बाद तो वह झारखंड खुद एक ऑटोनॉमस स्टेट बन गया। मध्यकालीन बिहार के, ठीक है, बुनियादी प्रशासनिक जो इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया, तो शेरशाह सूरी ने। और इसको विकसित करने के लिए कुछ अधिकारी का भी नियुक्ति किए थे, जिसमें सिकदार, मुंसिफ ये सब इत्यादि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में बहावी का जो आंदोलन था उसकी गतिविधि का केंद्र कहाँ रहा है, तो पटना में। और इसका श्रेय जो है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव को जाता है, जबकि भारत में इसका नेतृत्व किसने किया, सैयद अहमद बरेलवी ने। और यह बहावी आंदोलन एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। 1936 में ऑल इंडिया जो किसान सभा था उसकी स्थापना किसको जाता है, स्वामी सदानंद सरस्वती को। और उस समय के जो सचिव रहे थे, सेक्रेटरी NG रंगा थे, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित किया है। यानी मैनहोल की जो सीवरेज की जो सफाई होती है वह पहले जो कर्मचारी के द्वारा किए जाते थे, लेकिन उनको गैस लीकेज से मतलब बहुत दर्दनाक मौत होता था। तो इसलिए केरल ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोबोटिक सिस्टम से मैनहोल की सफाई की जाएगी। तो पहला राज्य कौन सा है, तो केरल। और वो जो रोबोट विकसित किया है उसका नाम है बेंडिकुट रोबोट, जिसे केरल प्राइड पुरस्कार भी मिला है। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी, ठीक है, ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है, तो अल्टेयर के साथ करार किया है, जिससे स्टार्टअप शोधकर्ता छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहन के अध्ययन विकास को आगे बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक जो न्यू टेक्नोलॉजी है उससे उसको लेस करना है। सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे तो डायरेक्ट जो बॉडी पे पड़ती है तो उससे त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। देखिए, द्विबीजपत्री जिसमें एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें द्विबीजपत्री में उसमें क्या है कि जो संवहनी होते हैं तना, उसमें संपार्श्विक और द्विसंपार्श्विक होते हैं, ठीक है। जबकि एक बीजपत्री में संवहन मंडल क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इसका आंसर सी होगा। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प से, जबकि नारियल का जो अंदरूनी जो फलभित्ति होती है ना उसको पेरिकार्प कहते हैं। और पेरिकार्प 3 परत से बना रहता है। पहला एपिकार्प जो बाह्य परत है, मेसोकार्प मध्यम, और एंडोकार्प आंतरिक परत है जो कि कठोर होता है। और इसी में बीज का संरक्षण होता है एंडोकार्प में ही। फूल का डैश फल बनता है, तो फूल का जो निर्माण है अंडाशय से ही होता है, ठीक है। तो 20 नंबर का सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 में, निम्नलिखित में से जो कोशिका झिल्ली है ना वह क्या होते हैं, आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाएं में पाए जाते हैं, ओके। जबकि देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो पौधे में पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे में सिर्फ पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन जंतु पाए जाते हैं। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी का लगभग डैश से बना रहता है, तो 94% पानी से बना रहता है। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, देखिए इसे एपिथेलियल उत्तक भी कहते हैं। और एपिथेलियल उत्तक किसे कहते हैं, तो जो प्राणी के शरीर है यानी बाहरी सतह और शरीर के अंदर सतह उसको एक लेयर बनाता है, उसको उपकला उत्तक या उपकला कोशिका कहते हैं। और इसमें जैसे कि गुर्दा हो गया, फेफड़ा, जिगर, ये सब क्या है, उपकला उत्तक के उदाहरण है। तो इसमें अग्न्याशय, फेफड़ा ये सब उत्तक उपकला उत्तक है, इसलिए आंसर ये होगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता, तो लेवोजियर को, ठीक है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, कॉपर सल्फेट, जबकि हरा थोथा कहता तो फेरस सल्फेट होता। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, तो सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है, फुलरिन और बकीबल। फुलरिन और बकीबल जो है ना कार्बन 60 का बना रहता है। जलीय विलयन जिसका pH मान 0 होगा वह क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि pH मान 0 से 6 एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 बेसिक होता है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए, तो यानी कोई भी एटम्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है
वह इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर निर्भर करती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को छेड़छाड़ ना करें तो उसके रासायनिक गुण की अपरिवर्तित ही रहेंगे। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे जो कि एक उदासीन होते हैं, ठीक है, और वह अस्थायी सूक्ष्म कणों से भी बना रहता है। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ी जाती है, न कि जिंक का। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वह अम्ल या क्षार से प्रतिक्रिया करके खाद्य पदार्थ को फूड पॉइजनिंग कर सकता है, इसलिए उसे जो पैकिंग करना अवैध माना जाता है। 31 में देखते हैं कि किसी भी विखंडनीय द्रव्य का जो क्रांतिक एंगल क्या होता है कि अब उसके बाद वो क्षय होना बंद कर देगा, ठीक है। तो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए जितना मिनिमम जो द्रव्यमान चाहिए उसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, उसके पश्चात वो क्षय होना बंद हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर बी होगा। किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, यानी छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए एक आवर्धित लेंस की जरूरत पड़ेगी जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसकी आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होती है जबकि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता नेगेटिव होती है। तो इसके लिए क्या है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए इसमें, इसलिए चारों ऑप्शन में कोई आंसर सही नहीं है। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो यह जो है रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। इस पे क्या है, किसी भी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि कॉर्निया का मुख्य कार्य क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है, ठीक है। और कॉर्निया जो नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो फोकस जो लेंथ है उसका एडजस्टमेंट सिलियरी मांसपेशी के द्वारा की जाती है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो जो केंद्राभिमुखी बल है ना वह सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एक होता है बाह्य मुखी बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होते हैं तब बॉडी एक बैलेंस सिस्टम से सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू mv²/r या m⍵²r, जहां ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखती है, ठीक है। देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। देखिए पिकोमीटर कहता तब जाकर 10⁻⁻12 मीटर होता है, जबकि यहाँ फेम्टोमीटर कहा है तो 10⁻⁻15 मीटर होगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखते हैं कि जब भारत का जो प्रारंभिक इतिहास रहा है कि कलकत्ता में 1855 में हुगली नदी के किनारे रिसरा पर क्या था, सूती वस्त्र का उद्योग लगा था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या है कि 80% जो पटसन उत्पन्न करने वाले क्षेत्र थे वो बांग्लादेश में चले गए, जबकि पटसन का मिल कहाँ रह गया, भारत में। अब मिल चूंकि भारत में है और जो क्षेत्र में उत्पादन होता है कच्चा माल वह बांग्लादेश चला गया। तो इससे क्या हुआ कि जो पटसन मिलों थे उसको कच्चा माल की आपूर्ति में बाधाएं आई, जिससे क्या हुआ, बुरी तरह से वो प्रभावित हुए। तो जूट और रुई उद्योग होगा। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किसमें है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है इसमें यह रसिया से लिया गया है, ठीक है। और पहला पंचवर्षीय योजना SC हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, जबकि दूसरा पूछा ये तो PC महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक। उसके बाद इसमें तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यह जो है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो साहूकार थे, जमींदार थे, उससे कृषि व्यवस्था में जो ऋण जाल में फंसा करके किसानों को स्थिति दयनीय कर रहे थे, तो उसे लघु वित्तीय ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना इनका
मेन उद्देश्य यही था। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसा कि जानते हैं कि ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को जो ये परियोजना शुरू हुई, उसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि संबंधित मामले जो हैं, सिंचाई है, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि को सुधार करना। ठीक है, यह भारत सरकार के द्वारा जो शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण जो पुनर्निर्माण योजना थी। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक विकास, पर्यावरण का संरक्षण, समृद्ध जीवन, पूंजी निर्माण, ये सब तो था ही, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो एनडीसी था, वह अगस्त 1952 में यानी 16 अगस्त 1952 का जो गठन हुआ, वह ना ही एक संवैधानिक संस्था है और ना ही एक सांविधिक संस्था। ठीक है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते, सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और यूटी के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए इसमें जो है ना, चारों ऑप्शन कोई सही नहीं है, इसलिए इसमें कोई नहीं आंसर होगा। मुख्य रूप से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें सम्मिलित क्या होते हैं? तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर। ठीक है, और इस HDI को महबूब अल हक ने इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट है कि भारत में चलित यानी मोबाइल कोड किसका ब्रेन चाइल्ड है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि वर्ष 2007 में सर्वप्रथम हरियाणा राज्य से शुरुआत किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई? तो उसमें देखते हैं कि जो 74वीं संविधान संशोधन नगर निकाय से संबंधित है, जिसमें नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत है, जबकि C नंबर उसका नहीं आता है। और बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो था, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 29 विषय है, जबकि नगर निकाय में कितना विषय है? 18 विषय। और यह जो है भाग 9th में है पंचायत, जबकि नगर निकाय 9th A में और कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th B में। समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। तो वर्ष 1957 में देश में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई। ठीक है, और वर्ष 1977 में अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिए थे। और आगे जाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया पंचायती राज को, तो LM सिंघवी समिति 1986, जिन्होंने बलवंत राय मेहता समिति को ही सिफारिश कराया और संवैधानिकता दिलवाई उसे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह आर्टिकल 64, जबकि एक देश में एक उपराष्ट्रपति होगा तो आर्टिकल 63, जबकि वह राज्यसभा का एक सभापति होगा, आर्टिकल 64 में दर्ज है। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है कि राज्य के DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, के सिद्धांत के किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिए, जो DPSP है वह आर्टिकल 36 से 51 है, जबकि मौलिक अधिकार 12 से 35 है। मौलिक अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 32 के तहत ठीक है रिट जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन पर, और हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ना न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। बट जो DPSP है ना, वह राज्य के प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है कि वह उपलब्ध संसाधनों का, अगर संसाधन मौजूद है तो राज्य के हर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में उसका उपयोग करेंगे, अगर नहीं है तो उस पर कोई बाध्य या चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो वह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो है DPSP न्यायालय का प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स न्याय में चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में। एक कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारना है तो उसका किसमें वर्णित है? तो राज्य के DPSP में और संविधान की प्रस्तावना में भी। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो जैसा कि बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के आर्टिकल 226
उसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार की व्याख्या की गई है। किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी जो मदर लैंड लैंग्वेज है उसमें बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 121 के तहत उसे मातृभाषा में बोलने के लिए इजाज़त दे सकते हैं। जबकि 122 का 2 में क्या है? 122 का 2 ये कहता है कि जो न्यायालय है वह संसद की कार्रवाई को जांच नहीं कर सकती है। और 110 का 1 क्या बोलते हैं? यह है धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 5वीं अनुसूची 5th जो शेड्यूल है उसमें अनुसूचित जनजाति के बारे में व्याख्या की गई है, जिसमें कि असम है, मिजोरम है, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है ना। इस 4 राज्य को छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस 4 राज्य को छोड़ करके जनजाति का शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। जबकि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यह 6th शेड्यूल में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में, 14th में क्या बोलते हैं? विधि के समक्ष समता। 15 में बोलते हैं कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। और आर्टिकल 20 में क्या है? दोषसिद्धि से संरक्षण। वायुमंडल में मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस, तो हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि गिर नेशनल पार्क, जहां एशियाटिक लायन है वो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो इसमें बरेला जो वैशाली में, कुशेश्वर दरभंगा में, और ये कांवर जो है ना ऑक्सबो लेक बेगूसराय में। जबकि जो नागिन नकटी है ना वह पक्षी अभ्यारण्य मानव निर्मित है, जबकि यहाँ प्राकृतिक पूछ रहा है। देखिए 60 में देखते हैं। तो 60 में क्या है क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अब जब कोर्ट था ही तो एनजीटी की स्थापना क्यों हुई? तो एनजीटी की जो स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत जो पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों का प्रभावशाली और त्वरित निपटारा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ताकि लंबित ना हो और देश के विकास में भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल कार्य हो सके। और इसका जो वर्तमान में जस्टिस हैं वह प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं। और एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कौन सा स्थान इन सीटू? देखिए इन सीटू कंजर्वेशन उसे बोलते हैं अगर किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर उसे संरक्षण दे तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया। ठीक है, तो इसको नेचुरल हैबिटेट में ही इसे शिफ्ट किया जाता है। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल करके एक विशेष क्षेत्र में रखा जाता है जहां उसकी रक्षा या देखभाल हो सके। इसके अंतर्गत जो बॉटनिकल गार्डन हो गया, प्राणी उद्यान, ठीक है, सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक। ओके, नेक्स्ट है कि ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को जो रामसर सम्मेलन हुआ वो वेटलैंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं। और भारत जो है 1 फरवरी 1982 को इस पर सिग्नेचर किए हैं। और अभी भारत में टोटल वेटलैंड्स 93 हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके दौरान निर्धारित की जाती है? तो उसमें सीमित संसाधन देखा जाता है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या कब घट जाएगी? तो अगर जन्म दर कम हो, मृत्यु दर अधिक हो तो क्या होगी? जनसंख्या ओवरऑल घट जाएगी। अगर जन्म दर और मृत्यु दर अगर समान हो तो जनसंख्या एज इट इज रहेगी, समान रहेगी। वर्ष 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के कारण क्या रहे हैं? तो उसमें देखते हैं कि 1931 में बहुत ही क्या है कि अकाल महामारी के दौरान जो दशकीय वृद्धि था वो बहुत ही ह्रास देखने को मिला था। ये जो यूरोपीय है, अपलेशियन अमेरिका में, अरावली भारत के क्या है, ये सब अपशिष्ट पर्वत यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। जबकि युवा जो हिमालय हैं, फोल्डर माउंटेन भी हिमालय पर्वत हैं।
जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत उनकी व्याख्या की जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो ये सब हैं वो ब्लॉक पर्वत में आते हैं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, गैर परंपरागत जिसे रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, जैसे कि बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, पवन, सौर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? अगर भंडार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे विश्व का 23% यहाँ पे भंडार मिलता है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो चाइना में सबसे बड़ा उत्पादन होता है, उसके पश्चात भारत में। जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। जर्मनी में रूर घाटी, सार बेसिन, आचेन जो बेसिन है, ठीक है, उसके बाद उसमें देखते हैं कि एक होता है सेक्सोनी बेसिन, ये सब जर्मनी का प्रमुख कोयले की खान है। जबकि अगर फ्रांस की देखते हैं तो लॉरेंस है, नॉर्ड है, पास डी सालोस, फ्रांस के क्या है, ये सब कोयला का भंडार है। नेक्स्ट है कि आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुर्मा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को, जिसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? तो मेन जो है सूर्य है, ठीक है। सूर्य का अगर व्यास की बात करें तो 13,84,000 है किलोमीटर। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। और इसका जो वर्तमान आयु है 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी की जो संरचना है सियाल, सीमा, निफा। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन मैग्नीशियम, और निफा जो सेंटर का है वह निकिल और फेरस से बनी है, ओके। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का जो वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है वह 12% लगभग है। 11 पॉइंट समथिंग 4 है, तो उसको हम 12% मान सकते हैं, ओके। भारत में शीतकालीन यानी अक्टूबर नवंबर में जो लौटती हुई मानसून होती है उससे ज़्यादा वर्षा कोरोमंडल यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक थे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एडमंड हेली ने दिए, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय जो विचारधारा था उसका प्रतिपादक और समर्थक एडमंड हेली ने 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किए थे। जबकि अगर गतिक संकल्पना की प्रतिपादक कहें तो फ्लोन महोदय ने 1951 में दिए हैं, ओके। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वत की जो संरचनाएं हैं, जब जून के मंथ के एंड में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में प्रवेश करती है तो अरावली पर्वत श्रृंखला उस मानसून हवाओं के समानांतर आती है, जिस वजह से उसको बाधाएं नहीं कर पाती है। और वह बाधाएं नहीं कमी कारण होने क्या है कि वह अरावली के समानांतर वो दिल्ली और पंजाब के क्षेत्र में भारी बारिश कराती है, जबकि राजस्थान से होते हुए भी वहाँ बारिश नहीं होती है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल को अंडमान को निकोबार से अलग करती है। इसमें देखते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ भारत जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल बॉर्डर टच करती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिला से लगती है? तो इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से टोटल 8 है और झारखंड से भी 8 है, जबकि पश्चिम बंगाल से टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। और इसमें क्या है कि भारत के इतिहास, पुरातत्व, विशेषकर साहित्य और विधि शास्त्र का अध्ययन का नींव भी पड़ा था उस समय। नेक्स्ट है भारत का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। इसमें देखते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे, जबकि इंटरिम गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी रहे हैं। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं, या ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखे हैं उन्होंने, ठीक है। हिंद स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज जो पुस्तक है 1909 में महात्मा गांधी ने। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए हैं, ओके। और यह एक भारतीय समाज सुधारक भी रह चुकी है
और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। 84 एक अच्छा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? तो विंसेंट आर स्मिथ ने। ठीक है, और विंसेंट आर स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत के 12 राज्य और दक्षिण भारत के 9 राज्य को विजेता भी रह चुके थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। धीरे धीरे ये आगे जा करके कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध तक फैल गई। और इसमें जो है 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे जो चर्बी वाली कारतूस के विरोध में लेफ्टिनेंट बाग और हेडसन को गोली मार करके हत्या कर दिए थे उस समय। देखिए, वीर कुंवर सिंह जो पटना से 1857 की क्रांति में बहुत इनका अग्रणी भूमिका रहे हैं। तो वीर कुंवर सिंह जो है, जब यह 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उसके पश्चात कई ब्रिटिश सेना से पराजित करके जब वीर कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर लौटे, तो वह 22 अप्रैल को लौटे थे और 23 अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई लड़ी। जबकि इनके 3 दिन पश्चात यानी 26 अप्रैल 1858 को मातृभूमि की रक्षा करते करते वह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? तो कानपुर से नाना साहब। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। तो मुगल मयूर सिंहासन था, उसको बनाया किसने था? तो शाहजहां के देखरेख में बनाया गया था। और इस पर अंतिम शासक मोहम्मद शाह। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही 1739 में जो नादिर शाह थे उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यहाँ का जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मयूर सिंहासन को तख्ते हाउस भी कहा जाता है, जिसे शाहजहां ने, जैसा कि मैं बोला, बनवाए थे। और शाहजहां ने ही कोहिनूर को मयूर सिंहासन में जलवाए भी थे। जवाबित क्या है? तो जवाबित जो है ना, वह किसी भी देश या काल परिस्थिति के अनुसार कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसको जवाबित बोलते हैं, यानी राज्य कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, एक देखिए नीचे छूट गया, हाँ नीचे देखिए क्या है कि कोस मीनार। कोस मीनार क्या है कि देखते हुए कि जो हाईवे है उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्या है ना, एक सीमेंटेड रहते हैं जिसमें किलोमीटर लिखा रहता है कि ये जो सिटी है इतना किलोमीटर है। तो क्या है, एक दूरी निर्धारक है। और यह शेरशाह सूरी के समय में यह बनाया गया था। किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो पहले तो गुलाम वंश ने किया था 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक किए थे, जिसमें बख्तियार खिलजी का बहुत योगदान रहा है, जिसमें जो मंगोलों से आक्रमण को बचाए थे। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसमें दीवानी रियासत नाम का भी गठन करवाए थे। आगे देखते हैं कि जो बाजार का पुनरीक्षक करने के लिए सहनाई मंडी का भी जो गठन करवाए थे। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफा। तो अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, तो अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफा हैं जो बौद्ध, जैन और हिंदू को समर्पित हैं। ठीक है, और इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया यूनेस्को का। कौन सा नदी सप्त संधम में समाविष्ट नहीं है? तो सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज ये तो है ही, जबकि साबरमती गुजरात में फ्लो करती है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल वह सोम यानी जंगल देवता को समर्पित है, जबकि थर्ड जो मंडल है वह सावित्री यानी सूर्य को मतलब समर्पित है। और इसमें टोटल देखते हैं कि जो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। बुंगजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे 4 देवता का वर्णन मिलते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पाकालीन जो स्थल है हल का टेरिकोटा कहाँ से प्राप्त होता है? तो बनमाली से। और बनमाली को हरियाणा के हिसार जिला में जो स्थित है, इसका खोज R.S. बिष्ट ने 1973 से 1974 में किया था। आई थिंक ये सबसे बाद में खोजा गया पुरास्थल है। ठीक है, और कालीबंगा की बात करते हैं। धोलावीरा कहाँ है? देखिए, धोलावीरा में क्या है ना, सबसे बड़ा जो प्ले ग्राउंड है
ड्रेनेज सिस्टम देखा गया। कालीबंगा जो गंगानगर में ठीक है, लोथल है, भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। और इसी बनमाली में मिट्टी के बर्तन, मन के तांबे के बनाग्र, हल आदि की चित्र मिलती है। पाटलिपुत्र में तो देखते बौद्ध संगति जो हुए थे ना, टोटल 4 बौद्ध संगति हुए थे। ठीक है, पहला 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383, तीसरा है 250 ईसा पूर्व में, और चौथा ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। तो पहला जो हुआ था ना राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कुंडलबल कश्मीर में। तो पाटलिपुत्र तीसरा में हुआ। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ना बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है, जिसमें जो आदर्श और सिद्धांत नियम को दर्शाता है। और इसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक की चर्चा की गई है। विनय पिटक यानी जो अनुशासन, नियम कानून के बारे में बताया गया है। सूत पिटक जो उनका जो उपदेश था उनका संकलन मिलता है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक उनका सिद्धांत के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम आज सेट नंबर 3 को डिस्कस किए। कल हम सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।